हेलो एंड वेलकम है आपका एक बार फिर से द ब्रेन बॉक्स पर। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे एंट्रेंस टेस्ट 2023 कश्मीर यूनिवर्सिटी का एमएससी ज़ूलॉजी के पेपर का। सो क्वेश्चन नंबर 1, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज़ द एबिलिटी टू कैरी अ मैक्सिमम ऑफ। अगर आपने कभी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें 4 Fe एटम्स होते हैं। तो हर एक जो आयरन एटम है वो एक ऑक्सीजन को कैरी करता है। ओके, O2 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 एंड O2। तो ये जो पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, वो कैरी करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। मेडुला ओब्लंगेटा कंट्रोल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मेडुला ओब्लंगेटा ऐसी एक्शंस हमारी बॉडी के अंदर, ऐसे फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंट्री एक्शंस, वैसोडाइलेशन एंड वैसो कंस्ट्रक्शन, ब्रीथिंग एंड ब्लड प्रेशर, गट पैरासिस एंड ग्लैंड सिक्रेशन, ये तीनों के तीनों जो है मेडुला ओब्लंगेटा कंट्रोल करता है, लॉफिंग और मिक्चुरेशन को छोड़ के। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है क्योंकि ये केफेलोकॉर्डेट है, यानी कि एक कॉर्डेट है। हर्डमेनिया और ब्लेनोग्लोसिस ये कॉर्डेट्स नहीं है, ये प्रोटोकॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट है। तो इनके अंदर जो पोस्ट एनल टेल वो प्रेजेंट नहीं होती है। हालांकि ब्लेनोग्लोसिस के अंदर लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, वो टेल वहाँ पर नहीं बचती है एडल्ट स्टेज में। तो बोथ बी एंड सी भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द मोस्ट ब्लड प्रेशर इन मेमेलियन आयोटा। मेमेलियन आयोटा में जो प्रेशर है वो किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर आप हार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लीजिए। इस क्वेश्चन में ये हार्ट के 4 चैम्बर्स है। ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है, सॉरी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल RV, और ये होगा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो आयोटा निकलती है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाएगा, जब ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, तो उस टाइम पे ब्लड पंप हो जाएगा आयोटा के अंदर, और आयोटा में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर उसी टाइम पे होगा। तो हम क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर आयोटा के अंदर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द टेबल सॉल्ट इज एडेड विद आयोडीन टू हेल्प प्रिवेंट डेफिशिएंसीज ऑफ एन एसेंशियल मिनरल नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ। टेबल सॉल्ट में आयोडीन किस ऑर्गन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है थायराइड ग्लैंड। बचपन से हमें पता है कि अगर आयोडीन की कमी होती है तो एक डिजीज़ होती है जिसे ग्वाइटर कहा जाता है, और वो इसलिए होती है क्योंकि अगर आयोडीन नहीं है तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को सही तरीके से बना नहीं पाता, इसलिए वहाँ पर थायराइड ग्लैंड का जो है वो एनलार्जमेंट होता है, उसे ग्वाइटर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी। सिंपल सा क्वेश्चन था। द हार्मोन गैस्ट्रिन सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज। गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है ये हार्मोन एक सिक्रीट करता है गैस्ट्रिन। वो कौन सा हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, स्टेरॉइड है, या कैथोलैमाइन है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, वो पॉलीपेप्टाइड, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है गैस्ट्रिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम आर्जिनेस। आर्जिनेस एंजाइम जो है वो यूरिया साइकिल के अंदर है। अगर आपने यूरिया साइकिल पढ़ा होगा, यूरिया साइकिल के अंदर है। और आर्जिनेस क्या करता है, ये एंड स्टेप पे एक्शन लेता है जब आर्जिनिन बनता है। आर्जिनिन को तोड़ता है ऑर्निथीन एंड यूरिया के अंदर। ओके, ऑर्निथीन एंड यूरिया। यहाँ पर देखिए आप, आर्जिनिन बना यहाँ पर, आर्जिनिन यहाँ पर आ गया आर्जिनेस एंजाइम, और आर्जिनेस एंजाइम ने जो है यूरिया और ऑर्निथीन में कन्वर्ट किया किसको, आर्जिनिन को। तो यहाँ पर जो आर्जिनेस का काम है वो यही है कि वो यूरिया और ऑर्निथीन में कन्वर्ट करता है आर्जिनिन को, और फिर जो ये ऑर्निथीन है ये फिर से यहाँ पर यूटिलाइज होता है नेक्स्ट यूरिया साइकिल में, और यूरिया जो है वो ब्लड स्ट्रीम के जरिए से किडनी में पहुँचता है और वहाँ पर एक्सक्रीट हो जाता है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन डी। Question number 8. Which of the following pair is not correctly matched? Cardiac accelerator acetylcholine, gluconeogenic hormone glucagon, control of basal metabolic rate thyroxine, folliculogenic hormone FSH.
तो यहाँ पर जो पहला ही है ये ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर कार्डियक एक्सीलेटर एसिटाइल कोलिन, ये मिसमैच है यहाँ पर। कार्डियक एक्सीलेटर कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो हमारे हार्ट सेल्स को एक्टिवेट करता है और हमारी हार्ट की जो रेट है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन है ये हार्ट सेल्स को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो ये कार्डियक एक्सीलेटर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन व्हिच फैसिलिटेट्स बर्थ बाय रिलैक्सिंग प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो बर्थ के टाइम पे रिलीज होता है या सिक्रीट होता है, और वो क्या काम करता है, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है। और वो कौन सा बॉडी पार्ट है जो इसे रिलीज करता है, सिक्रीट करता है? तो यहाँ पर जो बात हो रही है जिस हार्मोन के बारे में, उसका नाम है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन, और ये बर्थ के टाइम पे सिक्रीट करता है प्लेसेंटा, ओनली प्लेसेंटा से रिलीज करता है या सिक्रीट करता है, और जिसकी वजह से जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो रिलैक्स होता है और बर्थ कैनाल वाइड होती है ताकि ये फैसिलिटेट करे इस बर्थ को। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस से। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या है? पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट है जिसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। ये भी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये भी बर्थ के टाइम पे फैसिलिटेट करता है, लेकिन ये मसल कॉन्ट्रैक्शंस दिखाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस। इसकी वजह से जो है मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आता है, जिसकी वजह से जो बर्थ है वो फैसिलिटेट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द Krebs cycle FAD is electron acceptor during the conversion of। Krebs cycle में FAD किस टाइम पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है? सक्सिनाइल CoA टू सक्सिनिक एसिड, अल्फा क्यूटोगुल्टोरिक एसिड टू सक्सिनाइल CoA, फ्यूमेरिक एसिड टू मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड। सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम में भी। ये क्रेबस साइकिल का डायग्राम है। आप यहाँ पर देखिए, जब सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में, वहाँ पर FAD जो है, FAD रिड्यूस होता है FADH2 में, और यहीं पर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। यानी कि जब कन्वर्जन होता है सक्सिनेट का फ्यूमेरेट में, उसी टाइम पे FAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बनता है, सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एपोएंजाइम प्लस एंडोएंजाइम इज इक्वल टू होलोएंजाइम, होलोएंजाइम प्लस एक्सोएंजाइम इज इक्वल टू एपोएंजाइम, होलोएंजाइम प्लस एपोएंजाइम इज इक्वल टू कोएंजाइम, कोएंजाइम प्लस एपोएंजाइम इज इक्वल टू होलोएंजाइम। यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। कोएंजाइम और एपोएंजाइम मिलके होलोएंजाइम बनाते हैं। अब ये कोएंजाइम है क्या? ये पार्ट होता है होलोएंजाइम का, या एपोएंजाइम के साथ जब कोएंजाइम मिल जाता है तब पूरा होलोएंजाइम बनता है और वो फंक्शन करता है। ये एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, और जो एपोएंजाइम है ये एक्चुअल एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिखाने वाला प्रोटीनस पार्ट होता है। अगर कोएंजाइम नहीं मिलेगा एपोएंजाइम से तो एपोएंजाइम अपना एक्शन नहीं दिखा पाता है। ठीक है, कोएंजाइम जरूरी होता है, एक फैक्टर होता है जो एपोएंजाइम को एक्टिवेट कराने में हेल्प करता है, काम कराने में हेल्प करता है। तो ये दोनों मिलके होलो एंजाइम बनाते हैं जो फिर काम करता है। अगर आप मान लीजिए कोएंजाइम नहीं और एपोएंजाइम है तो एपोएंजाइम काम ही नहीं करेगा। तो ये थे पहले 11 क्वेश्चंस, और भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।